नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के एम.कॉम फाइनल एबीएसटी के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज आपको ई लेक्चर की श्रृंखला का प्रथम व्याख्यान आपके पेपर एम.कॉम फाइनल के पेपर 6th ऑपरेशंस रिसर्च के सिलेबस के यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च पर होगा। इस व्याख्यान में आपको ऑपरेशन रिसर्च की प्रकृति, उसका पर्पस और उसके इम्पोर्टेंस या इसके सिग्निफिकेंस या इसके यूजेस के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि दिनों दिन जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। एक व्यक्ति को न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को जब पाठ्यक्रम का चुनाव करना होता है तो निर्णय लेना पड़ेगा कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहता है। इसी प्रकार से एक इंडस्ट्री में जब कई प्रकार के प्रोडक्ट्स में से कोई ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना हो जिससे सबसे ज्यादा लाभ मिल सके तो निर्णय लेना पड़ेगा। एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति है, वो कौन से रोजगार में जाना चाहता है, इसका चुनाव करने के लिए उसे निर्णय लेना पड़ेगा। हमें तो कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हम उन निर्णयों की बात नहीं करते जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए या इस अर्थ के चक्र को चलाने के लिए जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जहां पर व्यक्ति को निर्णय लेने से फायदा या नुकसान हो सकता है। ये निर्णय हम आमतौर पर भूतकालीन अनुभवों के आधार पर अपने अंतर्ज्ञान से ले लेते हैं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। उसके आधार पर अपन निर्णय लेते हैं। लेकिन विशेष तौर से आज के उद्योग और व्यावसायिक जगत में, चूंकि अपन वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, हमारा सीधा व्यवसाय और उद्योग, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड जब अपन बात करते हैं तो उद्योग और व्यवसाय की जटिल परिस्थितियों के अंदर केवल भूतकाल के आंकड़ों या भूतकाल के अनुभव या अपने अंतर्ज्ञान से अगर निर्णय ले लिया तो ऐसा निर्णय अत्यंत भ्रामक, अबुद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है। इसलिए जब निर्णय जटिल परिस्थितियों में लिया जाए, जैसे एक नए कारखाने का स्थापना का निर्णय लेना है, तो बहुत से आर्थिक तत्व हैं, जैसे निर्माण की लागत, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार का विश्लेषण, प्रदूषण संबंधी लागत को प्रदूषण को नियंत्रण करने से संबंधित लागत का विश्लेषण, ट्रांसपोर्टेशन,
टैक्स, एनर्जी यानी ऊर्जा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में जो कि सीधे सीधे इस इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। तो आंख मूंद के निर्णय नहीं लिए जा सकते। ऐसे निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप अपने व्यवसाय के बारे में कोई निर्णय ले सकते हो, लेकिन जो आपका प्रतिस्पर्धी व्यवसायी है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है और जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि बड़े जटिल निर्णय होते हैं। जब निर्णय ऐसा लेना पड़े जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? ऐसी जटिल परिस्थितियों में एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। जैसे किसी इंडस्ट्री में दो तरीके की मशीनें, उन दो तरीके की मशीनों से दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाने हैं। दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए, और एक्स और वाई बनाना है। मशीन M1 और M2 दो मशीनें उसके लिए यूज की जाती हैं। उन मशीनों के घंटे आपके पास हैं कि 20 सप्ताह में इतने घंटे काम करती है M1 और M2 मशीन काम करती है। जब दोनों प्रोडक्ट उसके बनाने हैं तो हमें अगर ये फैसला करना हो कि प्रोडक्ट X की हम कितनी यूनिट बनाएं, प्रोडक्ट Y की हम कितनी यूनिट बनाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज यानी मशीनों के घंटे एक निश्चित मात्रा तक ही उपलब्ध हैं। वो संसाधन हमारे सीमित हैं। उन सीमित संसाधनों को हमें ऐसे बांटना है जिससे कि जो X और Y की यूनिट्स बनाई जाएं उन संसाधनों से, तो हम कितनी X की बनाएं कितनी Y की बनाएं कि कुल लाभ जो है वो मैक्सिमम हो, या उनकी जो कुल लागत हो वो मिनिमम हो। बड़ा जटिल मामला हुआ, पता नहीं है कितनी लागत होगी। कि ये एक मॉडल हमारे सामने पास्ट एक्सपीरियंस से जरूर दिया जाता है, लेकिन उस मॉडल के आधार पर उस समस्या को एक वैज्ञानिक आधार पर एक गणितीय रूप में फॉर्मुलेट करके उसका एक मॉडल बनाकर साइंटिफिकली उसका सॉल्यूशन किया जाता है और एक्स और वाई की जो यूनिट्स हैं वो ज्ञात की जाती हैं कि एक्स की कितनी बनानी चाहिए और वाई की कितनी बनानी चाहिए, जिससे कि लाभ अधिकतम हो। एक बात अपन जानते हैं, यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, तो फिर किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है। टेक्निक की आवश्यकता कब होती है? जब आपके पास संसाधन लिमिटेड है, आपके पास संसाधन कम है, तो उन संसाधनों का अनुकूलतम रूप से प्रयोग करने के लिए, यानी अनुकूलतम रूप से उनको आवंटित करने के लिए संक्रिया विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसे निर्णय लेने हों जो अनिश्चितताओं से भरे हैं, जिनके बारे में आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके अंतर्गत बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कृषि है। अब कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो बटन दबाया और उत्पादन बढ़ गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। कृषि उत्पादन के लिए कितने फैक्टर्स काम करते हैं? बीज, सिंचाई, फर्टिलाइजर्स, बाजार यानी फसलों का उत्पादन होने के बाद अनाज का की मंडियों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन,
बहुत से फैक्टर्स, पावर यानी एनर्जी, कितने फैक्टर्स उससे जुड़े हुए हैं, तब जाकर के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। अब सभी प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कोई प्लानिंग की जाएगी, वो साइंटिफिक प्लानिंग होगी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यानी ये संक्रिया विज्ञान ही एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कि समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल निकालता है। और जब किसी हल में विज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो वही संक्रिया विज्ञान बन जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे किसी ऐसे व्यवसाय केंद्र पर बहुत से कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं। अब उस केंद्र का सबसे बड़ा मकसद क्या होगा कि आने वाला प्रत्येक कस्टमर संतुष्ट होकर जाए, समय पर उसको चीज उपलब्ध हो जाए, पूर्ति हो जाए। यदि लाइन या कतार बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कस्टमर क्या करेगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, उसके कंपटीटर के पास चला जाएगा। तो कस्टमर उसको छोड़ के भी नहीं जाए। वो कब नहीं जाएगा, जब कतार में वेटिंग टाइम कम होगा। तो ऑपरेशन रिसर्च में क्यूइंग मॉडल यानी कतार प्रतिरूप का निर्माण कर दिया गया। बहुत साइंटिफिकली कतार को कंट्रोल करने के लिए, यानी ऐसे सर्विस सेंटर्स जहां पर लंबी लंबी कतारें लगने के चांसेस हों, उनको नियंत्रित करने के लिए संक्रिया विज्ञान का प्रयोग किया गया। हम ये जानते हैं कि वो एक अनंत समग्र से आने वाली इकाइयां होती है। ग्राहक जब मान लीजिए एक टिकट विंडो है, रेलवे स्टेशन की बुकिंग कराने के लिए यात्री आते हैं, अनंत समग्र से आते हैं, जिनके बारे में आज हमें पता नहीं है कि कितने आएंगे। तो उस टिकट खिड़की को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे मॉडल्स का आविष्कार किया गया। एक अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, किस स्थिति में एक अतिरिक्त बुकिंग क्लर्क लगाया जाए, किस स्थिति में, कितनी परसेंट टाइम वो आइडल बैठा रहता है, कितनी परसेंट उसका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो वो बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर गणितीय विधियों का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाते हुए, किसी समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक फॉर्मुलेशन, एक गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल उसका फॉर्मुलेशन होता है, फिर उस समस्या का विश्लेषण होता है, फिर उस प्रतिरूप के आधार पर उसके हल निकाले जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है। तो ये एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसको अपनाकर और डे टू डे समस्याएं, समाज के बारे में, सरकार द्वारा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड हेल्थ, बहुत से फैक्टर्स, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन टेक्निक्स का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करके साधनों का अनुकूलतम वितरण करते हुए अनुकूलतम हल ज्ञात करते हैं। इतनी इस संक्रिया विज्ञान की इस प्रकृति को बताने के बाद पर्पज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सीधे सीधी सी बात यह है कि संक्रिया विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी भी समस्या के हल का एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना होता है। एक साइंटिफिक दृष्टिकोण किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए प्रदान करना संक्रिया विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।
एक उद्देश्य इस सक्रिय विज्ञान का ये होता है कि कई बार जब निर्णय अनिश्चितताओं के बारे में लेने पड़ते हैं, जहां पर सूचनाएं पूर्ण नहीं है, डाटा पूर्ण नहीं है और वो केवल अनुमानों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं और अनुमान भी सत्यता के नजदीक हों, उनमें एरर कम से कम हो, उसके लिए भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी सक्रिय विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। एक सक्रिय विज्ञान का उद्देश्य, जैसे मैंने अभी बताया, निश्चितता भरे स्थितियों में निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसका उद्देश्य हो गया इसका प्रयोग करना। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना इसका उद्देश्य हो गया। कृषि, उद्योग, व्यवसाय, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये जैसे संगठनों की बहुत सी जीवन समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को समाधान में आधुनिक कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। तो ये भी एक इसका उद्देश्य हो गया। भविष्य के बारे में अनुमान लगाने हों, योजनाएं बनानी हो, प्लानिंग करनी हो, तो उन प्लानिंग में यानी योजनाओं को सही तरीके से प्रॉपर लाभप्रद योजनाएं बन सकें, जो फिजिबल भी हो, यानी जिनको लागू करना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त भी हो, तो ऐसे निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करना सक्रिय विज्ञान का उद्देश्य है। ये कुछ उद्देश्य आपको बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान करना है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण नेक्स्ट इसका जो हेडिंग आता है या जो आपके इसका टॉपिक है, इसका भाग है, वो है इसके उपयोग। किसके? सक्रिय विज्ञान के उपयोग। अब इतनी बात बताने के बाद एक साधारण सी बात हमारे सामने दिमाग में निकल के क्या है कि जब कोई समस्याएं होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, एग्रीकल्चर की हो, मेडिकल हेल्थ की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, सरकार से संबंधित समस्याएं हों, बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी हों, इन सभी चीज़ों के अंदर जो है वो एक वैज्ञानिक तरीके से मॉडल बनाते हुए हल निकालना समस्या का, वो ऑपरेशन रिसर्च में होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत आसान सी बात हो जाती है। हम जब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब इस सक्रिय विज्ञान तकनीक का प्रयोग कब हुआ, इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई? द्वितीय युद्ध के समय, जब सभी देश लड़ रहे थे लड़ाई, तो हम जानते हैं युद्ध में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, संसाधनों की कमी हो गई। जब संसाधन कम हो जाते हैं तो जितने उपलब्ध होते हैं उनका प्रॉपर सही तरीके से यूज किया जाए तो समस्याएं कम हो जाती। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसे साइंटिस्ट की एक फौज बनाई जो ऐसी टेक्निक्स का आविष्कार करे, प्रादुर्भाव करे, जिससे कि उन टेक्निक्स का प्रयोग युद्ध में जीतते हुए, युद्ध में उसका प्रयोग करते युद्ध को जीता जा सके। जितनी भी सक्रिय विज्ञान की टेक्निक्स हैं, उनमें अधिकांश टेक्निक्स का प्रादुर्भाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पढ़ेंगे आगे तो एक गेम थ्योरी के नाम से आएगा, क्रीड़ा सिद्धांत। क्रीड़ा सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें दो खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी दूसरे को मात देना चाहता है, एक खिलाड़ी का फायदा दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है दूसरे खिलाड़ी का, और उसका दूसरे को नुकसान पहुंचाना उसका अधिकतम उद्देश्य होता है, क्योंकि उसको जीतना है, दूसरे को हराना है। ये युद्ध की टेक्निक में इस थ्योरी का यूज किया गया था, और भी बहुत सी कुछ अन्य तकनीकों का भी यूज करते हुए, यानी संसाधनों को एक प्रॉपर तरीके से वितरित करते हुए, युद्ध संबंधी सामग्री को भी कौन से ठिकाने पर भेजना है जिससे वो हिट जाए, ये सब चीजें इन टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए युद्ध को जीता गया। और युद्ध के चमत्कारी परिणामों को देखते हुए, युद्ध में इन तकनीकों के चमत्कारी परिणामों को यानी मिरेकलस रिजल्ट्स देखते हुए,
व्यवसाय और उद्योग जगत में भी युद्ध के पश्चात इन टेक्निक्स का यूज होने लग गया। आज एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को मात देनी है व्यवसाय में, तो क्या करना पड़ेगा? वो टेक्निक्स जो संक्रिय विज्ञान की टेक्निक्स हैं, उनमें जैसे गेम थ्योरी है, वो यूज की जा सकती है। एक खिलाड़ी को ये पता है कि सामने वाले खिलाड़ी यानी सामने वाला जो व्यवसायी है उसके पास अपने ग्राहकों को खींचने के लिए ये तरीके हैं, ये उसको मालूम है, लेकिन कौन सा तरीका वो कब काम मिलेगा ये दूसरे कंपटीटर के बारे में उसको मालूम नहीं होता। तो वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो अधिकतम हो सके, सामने वाले को नुकसान कर सके। ये सा और मात का खेल एक व्यवसाय में चलता रहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम संक्रिय विज्ञान के महत्व को या इसके उपयोग को देखना चाहते हैं तो हमें इन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। उद्योग में संक्रिय विज्ञान का प्रयोग या इसका महत्व क्या है? बड़े उद्योगों में हम जानते हैं बहुत तीव्र प्रतिस्पर्धा के चलते सूचनाओं को वैज्ञानिक विश्लेषण और सटीक पूर्वानुमान लगाना बड़ा आवश्यक होता है। संक्रिय विज्ञान ये कार्य उद्योगों के किसी एक घटक के आधार पर न करके समग्र रूप से सर्वोत्तम आधार पर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्णय तो आपको किसी एक घटक के बारे में लेना है, लेकिन उस निर्णय के प्रभाव पूरे इंडस्ट्री और पूरे सिस्टम पर पड़ेगा, और वह जो प्रभाव है वो अनुकूलतम रूप से हो, यानी उसका प्रॉफिट अधिकतम आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण होता है उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्री में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए उद्योग जगत के अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनको सर्वोत्तम उनका विश्लेषण समग्र सिस्टम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसमें जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर जो सिस्टम काम करते हैं, उन सिस्टम के अंतर्गत एक सिस्टम में किसी एक अंग जो होता है वो पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को ऑपरेटिंग करने को दूसरे जगह भी वो डैमेज कर सकता है। तो सिस्टम का मतलब हर चीज उससे प्रभावित होती है, तो उसको कंट्रोल करते हुए जो है वो अधिकतम उसका फायदा मिल सके पूरे सिस्टम को, ये ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि भी कोई एक समस्या है, एक उसका पार्ट है, उसका एक कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं। उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो ओवरऑल जो उसकी जो उसका उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। बहुत से उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे हैवी इंजीनियरिंग है, स्टील है, लाइट इंजीनियरिंग है, एनर्जी यानी पावर है, फर्टिलाइजर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हैं, जो है करने वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले बड़े बड़े जो हैं वो। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में या सर्विसेज में इस संक्रिय विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इनकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग, इसके महत्व क्या है? हम ये जानते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे अभी अपने करे थे कि बीज का वितरण है, विभिन्न संसाधनों का, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग है, सिंचाई के साधन हैं, पावर है, फिर उनके लिए मंडियों की व्यवस्था है, अनाज का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, फिर उनकी तो ऐसी सभी चीज़ें जो हैं वो कृषि की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को में से
जिस किसी भी एक फैक्टर के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो उसका प्रभाव संपूर्ण कृषि उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो ये कार्य करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक जो है वो संक्रिय विज्ञान की उपयोग में ली जाती है। ऐसा निर्णय लेने वाली इन तकनीकों का बहुत प्रयोग होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो ये संक्रिय विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग भी हम करते हैं पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो जल विद्युत हो या कोई अन्य विद्युत हो, जिसमें उसका उत्पादन और वितरण यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रिय विज्ञान का बहुत महत्व होता है। ये विद्युत कंपनियां कहाँ विद्युत का उत्पादन करती हैं और फिर उनका चैनल नेटवर्क कितने भारत में विभिन्न ग्रिड्स बनी हुई होते हैं, उनके अंदर उसका वितरण होता है, तो कहीं पर भी एक मिस्टेक होती है तो पूरे सिस्टम को तोड़ डालती है। तो बहुत साइंटिफिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो इस टेक्निक का बहुत यूज होता है उसमें। तेल कंपनियां होती हैं, वो तेल कंपनियों ने तो संक्रिय विज्ञान की तकनीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये जो रिफाइनरी की जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी रिफाइनरी को व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम संक्रिय विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग किया। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा में इनका प्रयोग। प्रतिरक्षा मतलब क्या है? डिफेंस सिस्टम। तो चूंकि तकनीकों का आविष्कार ही सेकेंड विश्व युद्ध में डिफेंस के लिए किया गया था, आज भी जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो इनके कई बार क्या होता है, युद्धाभ्यास चलते हैं और संयुक्त चलते हैं, तो उनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, तो इस टेक्निक का बहुत यूज किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का। यानी एक जब ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आकर के मिलते हैं, तो सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रभावशाली तरीके से अपनी यूटिलिटी दें, यानी जल, थल और नभ तीनों स्थितियों के अंदर जो एक्शन होते हैं वो बहुत इफेक्टिव हों, इसके लिए वैज्ञानिक आधार यानी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो संक्रिय विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ। बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसका प्रयोग, बैंकिंग और वित्त में भी संक्रिय विज्ञान का बहुत प्रयोग होता है। अपन जानते हैं कि कितनी शाखाओं का नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ होता है, शाखाओं के द्वारा कितनी कैश की व्यवस्था यानी रोकड़ वितरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। कितने प्रोडक्ट्स होते हैं बैंकिंग और फाइनेंस के, उन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके बाद में ये निर्णय देना पड़ता है कि कौन सी प्रोजेक्ट को फिजिबल होगी, कौन सी फिजिबल नहीं होगी। एक बहुत बड़ा कार्य होता है जिसको करने के लिए, जिसके बारे में निर्णय देने के लिए, उसके डाटा का साइंटिफिकली एनालिसिस करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज करते हुए और सर्वोत्तम निर्णय लिया जाता है। कई बार हम देखते हैं, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में शाखाएं जरूरत से ज़्यादा हो, किसी एरिया में जरूरत नहीं है फिर भी उस शाखा की आवश्यकता महसूस हो रही हो। बहुत से निर्णय होते हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से और उनकी उपयोगिता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं। तो एक बहुत ही एक वैज्ञानिक, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ती है, तो जिसका उपयोग इसके बैंकिंग और फाइनेंस में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक ये जो टेक्निक होती है संक्रिय विज्ञान की, जिसको अपन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल के नाम से पढ़ते हैं, इस टेक्निक का यूज़ बहुत प्रभावी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि कई रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ से तेल रिफाइन होकर के और कई डिपोज में जाना होता है। अब कौन सी रिफाइनरी से जो तेल है वो कौन से डिपो में जाएगा जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम आए।
एक इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्शन सेंटर यानी फैक्ट्रीज और उसके वेयर हाउसेस यानी गोदाम। तो फैक्ट्री से गोदाम में माल जाता है। फैक्ट्री 5 जगह है, उसके गोदाम 4 जगह है। तो कौन सी फैक्ट्री से माल को कौन से वेयर हाउस में यानी गोदाम में हम भेजें, जिससे कि ओवरऑल यानी कुल मिलाकर के जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। बड़ा एक जटिल एनालिसिस है, केवल हम मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। बाकायदा एक सीट के ऊपर कंप्यूटर में डाटा फीड करते हुए और कंपेरेटिव एनालिसिस करते हुए बताना पड़ेगा। हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन फाइनल है। ये ए फैक्ट्री से आपको एक्स को इतनी यूनिट भेजनी है, बी से वाई यूनिट को, वाई इंडस्ट्री को जेड इंडस्ट्री को, इस फैक्ट्री से इस वेयर हाउस को, इस फैक्ट्री से इस वेयर हाउस को कितनी कितनी यूनिट भेजनी है, जिससे कि उनको भेजने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। ये जो वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण होता है, ये संक्रिया विज्ञान में होता है, जो टेक्निक है ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। मोंटे कार्लो विधि का उपयोग भी गाड़ियों के आवागमन को नियमित और समन्वित करने के लिए किया गया था। मोंटे कार्लो विधि भी इसका एक पार्ट है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया गया। हम आगे इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कई बार जैसे होता है, मान लीजिए 4 प्रकार के काम हैं और 4 ही व्यक्ति हैं उनको करने वाले। 4 काम हैं और 4 ही व्यक्ति हैं करने वाले। अब कौन से एक व्यक्ति किसी काम में एक्सपर्ट हो सकता है, दूसरा किसी में हो सकता है, तीसरा किसी में हो सकता है, चौथा किसी में हो सकता है। तो कौन सा काम किस आदमी को दिया जाए जिससे कि ओवरऑल जो लागत हो, क्योंकि वो तो स्किल्ड अनस्किल्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी का लेबर चार्ज अलग है, किसी का अलग है, सबके लेबर चार्ज बराबर नहीं है। तो कौन सा काम किस व्यक्ति को दें कि जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आए, तो ये असाइनमेंट मॉडल होता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत से जीवन के क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें इस विधियों का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी जैसी बात बताई, चिकित्सा में जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हॉस्पिटल के बहुत सी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज हैं, उनका प्रॉपर रूप से वितरण नहीं होता। इमरजेंसी फैसिलिटी का प्रॉपर प्रबंध करना है, दवाइयों का उत्पादन और उनका इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डॉक्टर्स और नर्स की ड्यूटीज को प्रॉपर मैनेज करना है। क्योंकि हो सकता है किसी बड़े हॉस्पिटल में बहुत सी डॉक्टर्स और नर्सेज हों, उनकी बड़ी बड़ी जैसे ब्रांचेस भी हों, वहां पर भी उनकी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो क्षेत्र होता है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक रियल लाइफ सेक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं, इसमें भी सक्रिय विज्ञान तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। एक साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, संसाधनों का एक साइंटिफिक वितरण जिससे अव्यवस्था नहीं हो और एक प्रॉपर तरीके से अनुकूलतम रूप से व्यवस्थाएं चलती रहे। लास्ट हम कह सकते हैं नियोजन या प्लानिंग। आज सरकार जब देश की विकास, उसकी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है, प्लानिंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, जो मुख्य सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर्स के बारे में प्लानिंग करने के लिए कंप्यूटर्स की सहायता से ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का प्रयोग करते हुए आवश्यक निर्णय लेती है और प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है। केवल पिछले ज्ञान के आधार पर अगर योजनाएं बना के फेंक दी गई तो
उन योजनाओं का क्या अंजाम होता है अपन जान सकते हैं। इसलिए जब अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो पहले ही उनका वैज्ञानिक आधार पर, उनको डाटा में लेते हुए, उनको आंकड़ों में लेते हुए, उनका साइंटिफिकली एनालिसिस करते हुए मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद जब वो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन, उनका प्रमाणीकरण हो जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यानी योजनाएं लागू होती हैं और फिर उनका फॉलोअप, यानी जो निर्णय लिए गए थे वो कितने सटीक रहे, कितने सत्य के नज़दीक रहे, उनका फॉलोअप करते हुए आगे कार्य किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी एक विस्तृत रूपरेखा होती है जिसको अपन आगे समझेंगे कि भाई ये कैसी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑपरेशन रिसर्च के अंदर की जाती है, वो अपन आगे की लेसन्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये यहाँ तक ये समझ सकते हैं कि इनका जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का जो यूज है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जटिल व्यावसायिक और उद्योग जगत की जटिल परिस्थितियों, समाज के अंदर बढ़ती हुई जटिलताओं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस युग में इन वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से अनिश्चितता भरे समग्र में होने वाली अनिश्चित संभावनाओं को भी सत्यता के नजदीक लाने के लिए, यानी डिसीजन इन अनसर्टेनिटीज में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।